गुड मॉर्निंग क्लास। डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में आपने गद्य शिक्षण के बारे में पढ़ा। गद्य शिक्षण का अर्थ, गद्य शिक्षण के उद्देश्य, गद्य शिक्षण के बारे में आपने पढ़ा। आज हम गद्य शिक्षण की विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। यह विधियाँ आपको गद्य शिक्षण कराने में सहायता प्रदान करती हैं और गद्य शिक्षण में उच्चारण अभ्यास कैसे कराया जाए उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आते हैं कि गद्य शिक्षण की विधियों में कि गद्य शिक्षण की किन विधियों का प्रयोग करके हम छात्रों के मध्य गद्य शिक्षण का अभ्यास करा सकते हैं। गद्य शिक्षण की विधियों में सबसे पहली विधि है अर्थकथन विधि। गद्य शिक्षण की यह परंपरागत विधि है। इस विधि में शिक्षक गद्य या निबंध का मौखिक पठन करता है और साथ ही गद्यांश में आए कठिन शब्दों का अर्थ बताता चलता है। शिक्षक वाक्यों के भावों को स्पष्ट करने के लिए कथन करता है तथा संपूर्ण गद्यांश का अर्थ स्पष्ट कर देता है। इस विधि में शिक्षक ही सभी कार्य करता है और विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता बनकर बैठे रहते हैं। विद्यार्थियों को सोचने विचारने का अवसर प्राप्त नहीं होता। विद्यार्थी अपने विचारों को उचित रूप में व्यक्त नहीं कर पाते। डियर स्टूडेंट्स, यह जो विधि है वो प्राथमिक स्तर पर ही काम करती है। दूसरी विधि है व्याख्यान विधि। विधि में शिक्षक मौखिक पठन करने के पश्चात शब्दों व भावों की व्याख्या करता है। गद्यांश का सरल शब्दों में अर्थ बताता है। शब्दों की व्याख्या में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि तथा समास आदि की व्याख्या करता है एवं शब्दों के विलोम, पर्यायवाची आदि शब्द स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ता है और उसके भावों को भी बताता चलता है। इस विधि में शिक्षक सक्रिय तथा विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि प्राथमिक कक्षाओं में तो आपको बहुत ज़्यादा कहानियों, निबंधों में, गद्य में बहुत ज़्यादा कठिन शब्द नहीं दिए जाते। छात्रों के स्तर के अनुकूल ही कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे आप अगली कक्षाओं में बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे गद्यांश में कठिन शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया जाता है। अगली विधि है विश्लेषण विधि। डियर स्टूडेंट्स, यह विधि व्याख्यान प्रणाली का ही सुधार रूप है। इस विधि में शिक्षक शब्दों व भावों की व्याख्या करने के लिए प्रश्न व उत्तर का सहारा लेता है। इस प्रकार विद्यार्थी को सोचने व समझने का अवसर मिलता है। माध्यमिक स्तर पर यह विधि सर्वोत्तम मानी जाती है क्योंकि माध्यमिक स्तर पर छात्र की मानसिक स्तर में भी विकास होने लगता है और वह सोचने विचारने की क्षमता उसके अंदर बढ़ जाती है। इसलिए इस स्तर पर हम विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। अगली और अंतिम चौथी विधि है समीक्षा विधि। इस विधि का प्रयोग उच्चतर माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं में किया जाता है। इस विधि में निबंध के तत्वों का विश्लेषण कर उसके गुण, दोषों की परख की जाती है। इस विधि का प्रयोग निबंध के तत्वों की व्याख्या तथा समीक्षा के संबंध में ही किया जाता है। प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक स्तर पर व्याख्या एवं विश्लेषण प्रणालियों को संयुक्त रूप में प्रयोग करना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर भाषाई ज्ञान व कौशल के विकास के लिए व्याख्या तथा विश्लेषण प्रणालियों के साथ उनके तत्वों के विवेचन के लिए समीक्षा प्रणाली को भी अपनाना चाहिए। इस स्तर पर बालकों का सक्रिय होना अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि यदि बालक सक्रिय नहीं रहेंगे तो बालक किसी भी गद्यांश की, चाहे वह निबंध हो या कहानी हो, नाटक हो, उसकी समीक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि गद्य शिक्षण में उच्चारण का अभ्यास कैसे कराया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि गद्य का हमारे दैनिक व्यवहार में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रायः गद्य में ही हम अपने विचारों, भावों को अभिव्यक्त करते हैं। इसके साथ ही
दूसरे के भावों एवं विचारों का बोध भी गद्य के ही द्वारा सरलता से किया जाता है। गद्य की वाक्य रचना में अर्थ तत्वों की प्रधानता होती है और भाषा व्याकरण सम्मत एवं व्यवस्थित होती है। भाषा संबंधी समस्त कौशल तथा व्याकरण संबंधी नियमों का व्यवहारिक ज्ञान गद्य शिक्षण के माध्यम से प्राप्त होता है। शिक्षक को स्वयं सर्वप्रथम सस्वर पठन, शुद्ध उच्चारण, आरोह अवरोह तथा प्रवाह के साथ करना चाहिए। सस्वर वाचन के समय वर्ण या शब्द विशेष की उच्चारण शुद्धता का ही नहीं अपितु वाक्य स्तर पर भी शुद्ध उच्चारण, उचित स्वराघात, सुर आदि का सम्यक निर्वाह पर बल देना चाहिए। गद्य पाठों में भास कार्य के अंतर्गत शब्दार्थ, शब्द प्रयोग, शब्द रचना के समय भी उच्चारण शिक्षण का अवसर प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के रूप में, बिजुरी के प्रकाश में अपनी आँखें चौंधिया जाती हैं, यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा, बिजली के प्रकाश में अपनी आँखें चौंधिया जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, विकार आदि के कारण शब्दों के रूप बदल जाते हैं और उनके कारण उच्चारण में अशुद्धियाँ होने लगती हैं। गद्य शिक्षण में उच्चारण अभ्यास के उद्देश्यों को स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे पहला है, छात्र छात्राओं को अव्यक्त अर्थात मौन तथा व्यक्त पठन में दक्ष बनाना, उनके शब्द भंडार में पर्याप्त वृद्धि करना। तीसरा है, उन्हें विविध स्थितियों के अनुरूप लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति में दक्ष बनाना। यह उच्चारण अभ्यास से ही संभव है और यह उच्चारण अभ्यास के इन उद्देश्यों को लेकर ही उच्चारण अभ्यास कराया जाना चाहिए। चौथा उद्देश्य है, उन्हें शुद्ध, सशक्त और प्रभावपूर्ण भाषा के प्रयोग में कुशल बनाना। पांचवा उद्देश्य, उन्हें विविध साहित्यिक विधाओं और भाषा शैलियों से परिचित कराना। छठवां उद्देश्य, उनमें भावात्मक और साहित्यिक सौंदर्य को पहचानने की क्षमता का विकास करना। सातवां उद्देश्य, उनमें भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन की रुचि उत्पन्न करना। और अंतिम उद्देश्य है, उनमें समीक्षा शक्ति का विकास करना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे गद्य शिक्षण के उच्चारण अभ्यास के दौरान एक शिक्षक जो उद्देश्य लेकर चलता है छात्रों के बीच, और उनका प्रयास रहता है कि वह अपने उद्देश्यों में सफल हो सके। इन उद्देश्यों को सफल बनाने के लिए शिक्षक और छात्र दोनों को सक्रिय रहना अत्यंत आवश्यक है। किंतु एक अगर निष्क्रिय हो जाता है, फिर वह चाहे शिक्षक हो अथवा छात्र, तो गद्य शिक्षण या कह सकते हैं कि शिक्षण ही संभव नहीं हो पाता। इसलिए शिक्षण के दौरान दोनों पक्षों का सक्रिय होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी गद्य शिक्षण की विधियों के बारे में। आपने पढ़ा गद्य शिक्षण की विधियों को, जिसमें आपने 4 विधियों को पढ़ा: अर्थकथन प्रणाली, व्याख्या विधि, विश्लेषण विधि, समीक्षा विधि। उसके पश्चात आपने पढ़ा गद्य शिक्षण में उच्चारण अभ्यास के उद्देश्य कौन कौन से हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगली कक्षा में हम पद्य शिक्षण का अध्ययन करेंगे। गद्य शिक्षण से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।